हेलो दोस्तों, तैयार हो जाए हंसी के धमाके के लिए, क्योंकि अब दूसरी बार लेकिन एक अलग सस्पेंस के साथ फिर लौट आई है बॉलीवुड की सबसे पागल फैमिली हाउसफुल 5B मूवी के साथ। इस बार कॉमेडी का लेवल और भी ज्यादा पागलपन से भरा है और कहानी में एक अलग ट्विस्ट होगा जो आपको हंसाते हंसाते लोटपोट कर देंगे। इस फिल्म में वही सब कलाकार शामिल हैं जो कि आपने हाउसफुल 5A में देखे थे, जो सब आपको फिर से हंसने के लिए मजबूर कर देंगे, लेकिन एक अलग सस्पेंस के साथ। तो लास्ट तक हमारे वीडियो से बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इस साल की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म, जो कि पहली बार दो सस्पेंस के साथ रिलीज हुई है, जिसका नाम हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B है। और आपने हाउसफुल 5A की कहानी तो सुन ली, तो अब बारी है हाउसफुल 5B की कहानी की, वो भी बिल्कुल आसान और मजेदार अंदाज में। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कहानी की शुरुआत होती है एक खतरनाक दिन से, जहां एक आदमी प्राइवेट यॉट नौक में अकेला मौजूद होता है और उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि वो किसी चीज से डरा हुआ है। वो इधर उधर देखता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। फिर अचानक वहां एक रहस्यमयी आदमी आता है जिसने अपना चेहरा मास्क पहने हुए ढक रखा था और उसके हाथ में हथियार भी था। इसी के कारण वो आदमी उसे देखकर घबरा जाता है और कहता है कि तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन मेरी जान बख्श दो। लेकिन वो मास्क वाला आदमी कुछ नहीं बोलता। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और फिर उसे जान से मार देता है। और फिर यही से ही कहानी की शुरुआत होती है। तो आपको लग रहा होगा कि कौन था वो मास्क वाला आदमी, क्यों मारा गया उसे, इसके पीछे क्या साजिश है। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। अब कहानी शिफ्ट होती है 2 दिन पहले, जहां हम देखते हैं कि रंजीत डोबरियाल नाम के एक अरबपति ने अपने 100वें जन्मदिन के बर्थडे पार्टी पर एक भव्य आयोजन किया था, लेकिन इसी बीच उनकी मौत हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि रंजीत डोबरियाल ने मारने पहले एक होलोग्राफी वीडियो रिकॉर्ड करके रखा था। जब वो उस वीडियो को देखते हैं तो उसमें रंजीत डोबरियाल अपने परिवार से कहता है कि मेरे प्रिय मित्रों और परिवारजनों, मैं आज घोषणा करता हूं कि मेरी 69 बिलियन पाउंड्स की संपत्ति मेरे मरने के बाद मेरे बेटे जॉली को सौंपी जाएगी। लेकिन बात अब ऐसे थी कि जॉली के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था, पर उन्होंने लिख के रखा था कि जॉली मेरे पहली बीवी का बेटा है और उसने एक फॉरेनर से शादी कर ली है। और साथ में वो ये भी कहता है कि उसके राइट कमर पर बर्थ मार्क है। अब इससे असली जॉली का पता लगाया जा सकता है। वहीं अब दूसरी ओर रंजीत डोबरियाल की मौत के बाद सब कुछ उलझ चुका था। उनकी अरबों की दौलत का कोई वारिस सामने नहीं आया था। तभी क्रूज के उस भव्य हॉल में दरवाजा खुलता है और एक लंबा, स्मार्ट, सूट बूट वाला शख्स तेजी से भीतर आया। और वो कोई और नहीं बल्कि रितेश देशमुख, यानी कि फिल्म के पहले हीरो की ही एंट्री अब हो चुकी थी। सब चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। फिर वो आते ही ऊंची आवाज में कहता है कि रुकिए, फैसला मत कीजिए, मैं हूँ रंजीत डोबरियाल का बेटा जॉली। फिर क्या भीड़ सन हो जाती है और सब उसकी ओर देखते हैं। तभी वो दावा करता है कि वो ही असली वारिस है। पर माहौल शांत भी नहीं हुआ था कि तभी अचानक दरवाजा फिर से खुला। दूसरा आदमी घुसा, हाथ में चश्मा, सिर पर हैट और चाल में अजीब सा आत्मविश्वास था। फिर उसने मुस्कुराते हुए बोला, मैं हूँ जॉली, रंजीत डोबरियाल का बेटा, यानी फिल्म के दूसरा हीरो अभिषेक बच्चन। ये देखकर अब लोग हैरान हो चुके थे कि दो दो जॉनी कैसे हो सकते हैं। अब वहाँ हलचल मच चुकी थी। वो पता कर ही रहे थे कि असली जॉली कौन है। इतने में वहाँ तीसरी बार दरवाजा खुला। इस बार अंदर आया एक देसी स्टाइल का, थोड़े हटके अंदाज वाला लड़का। उसके चेहरे पर बेफिक्री थी। फिर उसके आने के बाद वो बोला, मैं हूँ असली जॉली। फिर वहाँ के सभी लोग बोले, अगर तुम जॉली हो तो ये दोनों कौन हैं? अब इसी के चक्कर में तीनों में बहस हो जाती है। तीनों बोलते हैं कि मैं हूँ असली जॉली। तभी अक्षय कुमार यानी तीसरा जॉली कहता है कि आप दोनों को देखकर तो लग रहा है ये कोई टीवी सीरियल चल रहा है। सुनो सब लोग, मैं हूँ ओरिजिनल जॉली। मेरे पास न फोटो है न कागज, पर मेरे पास है असली सबूत। खुद रंजीत डोबरियाल ने अपनी मौत से पहले मेरे नाम का जिक्र किया था और वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अब तीनों जॉली आमने सामने खड़े थे। फिर सब मिलकर ये तय करते हैं कि अब डीएनए टेस्ट होगा और अगली सुबह तक रिजल्ट आ जाएंगे। तब तक सब एंजॉय करो। रंजीत डोबरियाल की मौत के बाद क्रूज पर माहौल भारी था, लेकिन रात को सबने एक पार्टी रखी ताकि टेंशन कम हो जाए। तीनों जॉली, उनके दोस्त और बाकी मेहमान सबने जमकर मस्ती की। सबने ड्रिंक की, डांस किया और बहुत कुछ ऐसा किया जो किसी को सुबह याद नहीं रहा था। और जब उन तीनों की आंख खुलती हैं, तो वो ऐसा कुछ देखते हैं कि उनके होश उड़ जाते हैं। क्योंकि जब जॉली 3 की आंख खुलती हैं, तो वो जॉली 2 के गर्लफ्रेंड के साथ होता है। और जॉली 2 जब नींद से उठता है, तो वो जॉली 1 गर्लफ्रेंड के साथ के होता है।
और अब बारी आती है जॉली नंबर 1 की और वो आखिरी पास्ता के साथ होता है। लेकिन जॉली 3 की गर्लफ्रेंड कहीं नहीं मिलती। वो उसे बहुत खोजते हैं। तब वो उसे एक दीवार के अंदर फंसी मिलती हैं और उन तीनों ने बहुत ही अजीबोगरीब कपड़े पहने होते हैं। लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आता। फिर कुछ देर बाद उन्हें थोड़ा बहुत याद आने लगता है। जॉली 1 को याद आता है कि उसके मुंह में एक तोता घुस गया था और वो जॉली 3 पर हमला कर रहा था। इसी बीच दोनों उस तोते को मार देते हैं। फिर जॉली 3 को याद आता है कि वो किसी आदमी को मार रहा था। जॉली 2 उसी आदमी के पैरों को खींच कर कहीं ले जा रहा था और ऐसी बहुत सारी बातें उन्हें याद आने लगती है। और जब उन्हें जॉली 3 के गर्लफ्रेंड्स का मोबाइल मिलता है, उसके पीछे किसी इंसान का असली टूटा हुआ अंगूठा होता है। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि ये मोबाइल उसका नहीं, बल्कि किसी डॉक्टर का होता है। इसके बीच सब लोग उनके सामने आ जाते हैं और जब वो उस डॉक्टर को डीएनए टेस्ट के लिए कॉल करते हैं, तब उन्हें वो मोबाइल जॉली 1 यानी रितेश देशमुख के पास मिलता है। तभी एक ऐसा सीन हमें दिखाया जाता है जिसे देखकर सबको शौक लग जाता है, क्योंकि इसके बीच ऊपर से एक आदमी की लाश गिरती है और ये वही आदमी था जिसे फिल्म के स्टार्टिंग में हमें भागते हुए दिखाया गया था। अब ये देखकर हर कोई चौंक जाता है। उसके बाद भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लाश का चेहरा खून से लटपथ होता है। सब डर के मारे पीछे हट जाते हैं। लेकिन जब लोग पास जाकर उसका चेहरा देखते हैं, तो वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर अमन जोशी की लाश होती है, जो कि पार्टी के बाद से ही लापता थे। वहीं अब दूसरी ओर ये देखकर तीनों जॉली और उनकी गर्लफ्रेंड्स हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि रात में जो सब कुछ हुआ, शायद उसी के दौरान रंजीत की मौत हो गई, क्योंकि जो अंगूठा डॉक्टर के मोबाइल के पीछे लगा था, वो इसी लाश का यानी उस डॉक्टर का था। तभी अक्षय कुमार यानी जॉली 3 को याद आता है कि उसी ने रात में इसका अंगूठा काट दिया था। लेकिन तीनों ने मिलकर उसे नहीं मारा था, क्योंकि असली सस्पेंस तो यही है कि उसे किसने मारा। इसी बीच क्रूज पर पुलिस आती है, जिनका नाम था बाबा और भेड़ू यानी संजय दत्त और जॉकी श्रॉफ, और इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। और अब तीनों जॉली शक के घेरे में आ जाते हैं, क्योंकि वो रात उन्हें कुछ भी साफ साफ याद नहीं, इसलिए वो उन सबको जेल में डाल देते हैं। लेकिन जब बटुक पटेल यानी जॉनी लीवर सो रहा था, तब वो तीनों जॉली और उनकी गर्लफ्रेंड जेल की चाबी चुराकर ताला खोलकर वहां से भाग जाते हैं। फिर वो एक प्लान बनाते हैं। तीनों जॉली डेड बॉडी को चुराने के लिए जाते हैं और उनकी तीनों गर्लफ्रेंड डीएनए को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाती हैं। फिर तीनों जॉली डेड बॉडी को अपने साथ लेके आते हैं। लेकिन वो ये बड़ी नहीं थी, ये तो रंजीत डोबरियाल की बॉडी थी, जो कि मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया गया था। और उसी के बर्थडे के पार्टी के लिए उसने एक शानदार पार्टी एक बड़े से क्रूज में रखी थी। लेकिन बर्थडे सेलिब्रेशन के पहले ही उनकी मौत हो गई थी और उन दोनों ने डॉक्टर की बॉडी समझकर उसे उठा लिया था, क्योंकि वो उस बॉडी को क्रूज के ऊपर के फ्लोर पर जाकर नीचे पानी में फेंककर उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। लेकिन बीच रास्ते में उन्हें बहुत कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। लेकिन बीच में रंजीत डोबरियाल का सौतेला बेटा सामने आ जाता है। फिर वो छुपने के लिए एक रूम में घुस जाते हैं और उस रूम में और कोई नहीं था। तभी दूर बेल बजती है। फिर वो तीनों डर के मारे उसे अलमारी में छुपा देते हैं। वो तीनों अब बहुत डरे हुए थे, लेकिन हिम्मत जुटाकर वो दूर खोल देते हैं, तो वहां और कोई नहीं बल्कि उनकी तीनों गर्लफ्रेंड थी, जो डीएनए डिस्ट्रॉय करने गई थी। फिर वो उन्हें बताते हैं कि जब वो उस लैब में गई थी, तब उस लैब में बेदी आया था और उसने डॉक्टर के बॉडी में शायद हमारे खिलाफ कुछ झूठे सबूत रख दिए हैं, लेकिन हमने मोबाइल में उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। उसके बाद जब वो तीनों गर्लफ्रेंड वहां से चली जाती हैं, तो वो उस बॉडी को अलमारी से निकालते हैं। लेकिन जिस साइड में उन्होंने बॉडी रखी थी, उसके दूसरे साइड और एक बॉडी पहले से ही थी और वो गलती से उस डेड बॉडी को लेके जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि और कितनी डेड बॉडी होगी इस क्रूज में, और ये अब तीसरी किसकी डेड बॉडी होगी। तो दोस्तों, कि उसी बेदी की डेड बॉडी थी जिसका वीडियो उन्होंने अभी देखा था, जिसने डॉक्टर के डेड बॉडी में शायद कुछ रखा था। अब वो उस बॉडी को बाहर लेके जाते हैं, लेकिन तभी वहां उन तीनों की गर्लफ्रेंड और बाकी सारे लोग और उसके साथ अब पुलिस भी वहां आ चुकी थी। लेकिन उन तीनों को नहीं पता था कि ये बॉडी बेदी की है, इसलिए वो बहुत ही खुशी से पुलिस से कहते हैं कि हमने डॉक्टर के कातिल को ढूंढ लिया है और वो कोई और नहीं बल्कि बेदी है। अब ये सब सुनकर बाकी सारे शोक को जाते हैं। वो सोचते हैं कि जिसकी डेड बॉडी उनके हाथ में है, वो कैसे कातिल हो सकता है, क्योंकि उसको तो पहले ही किसी ने गोली मारकर मार दिया था। इसका मतलब कातिल ये भी नहीं था। अब केस बहुत ही उलझन में पड़ गया था, क्योंकि कातिल का पता तो नहीं चल रहा था, लेकिन एक के बाद एक मौत हो रही थी। अब दोनों पुलिस तीनों से पूछताछ करती हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। फिर बाबा और भेड़ू दोनों अच्छे से तहकीकात करते हैं।
फिर एक दिन वो दोनों सबको एक जगह बुलाते हैं और उन सबको बताते हैं कि हमें कातिल का पता चल गया है। फिर वो बताते हैं कि जिस दिन डॉक्टर अमन जोशी की उंगली कटी तब वो जिंदा थे, क्योंकि उनका खून जमा हुआ था। फिर उसके बाद उनका खून हुआ। उंगली कटने के बाद वो सीधा लैब में गया, लेकिन वहां जाते ही किसी आदमी ने उसके मुंह में पीनट डाल दिया, और जिसने पीनट डॉक्टर के मुंह में डाला उसने उसके चेहरे पर मास्क लगाया था, और उसे ये बात अच्छे से पता थी कि उसे पीनट से एलर्जी है। उसके बाद उस डॉक्टर का मुंह सूज गया और उसका असर उस पे होने लगा। उसके बाद वो किसी को देखकर डर के मारे भागने लगा। इसी बीच किसी ने उसे एंटी एलर्जी का इंजेक्शन दिया। उसके निशान उसके बॉडी पर थे, और ये एंटी एलर्जी का इंजेक्शन देने वाला कोई और नहीं बल्कि अक्षय कुमार था। ये सुनकर अब जॉली 3 बहुत कुछ हो जाता है। उसके बाद पुलिस आगे बताते हैं कि इंजेक्शन देने के बाद किसी ने उसे घसीटते हुए लेके गया, लेकिन तभी वो जिंदा था, और तुम तीनों में से कोई भी किलर नहीं है। अब ये सुनकर तीनों जॉली बहुत कुछ हो जाते हैं, लेकिन अब सवाल ये था कि किलर ये तीनों नहीं है तो कौन है। तभी पुलिस बताती है कि किलर देव है, जो कि रंजीत डोबरियाल का सौतेला बेटा था, क्योंकि बॉडी के पास उन्हें सबूत के तौर पर उसका एक पेन मिला था। फिर वो देव को जेल में बंद कर देते हैं, लेकिन वो बार बार कहता है कि मैंने अपने डैड का खून नहीं किया, लेकिन उसके बाद पर कोई ध्यान नहीं देता। उसके बाद जॉली 3 को शक होता है, इसलिए वो उस जगह की तहकीकात करता है जहां डॉक्टर का खून हुआ था। तभी उसे वहां एक सबूत मिलता है। उसे वहां एक डायमंड मिलता है, और वो पार्टी में आने वाले मेहमानों के हाथ में पहना हुआ इनविटेशन रिबन का डायमंड था। तभी वो एक एक कर सबके हाथ चुप कैसे चेक करता है, और तभी अक्षय कुमार को मिसिंग डायमंड का रिबन एक आदमी के हाथ में दिखता है, जो कि उस शिप का यानी क्रूज ड्राइवर था। फिर वो ये बात पुलिस को बताता है, लेकिन वो उसे पकड़ पाते तभी पूरे क्रूज में अंधेरा छा जाता है। किसी ने सब लाइट बंद कर दी थी, लेकिन जब तक लाइट आती उसे पहले बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि किलर ने उसे भी मार दिया था, यानी वो भी किलर नहीं था। लेकिन अब किलर को ढूंढना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इसी बीच एंट्री होती है नाना पाटेकर की, और उनके ये एंट्री बहुत धमाकेदार तरीके से और कुछ फनी मोमेंट्स के साथ की गई है। फिर वो देव को जेल से आजाद करके दोनों पुलिस ऑफिसर को जेल में डाल देता है, और उसी के साथ वो एक प्लान भी बनाता है। फिर उसी रात नाना पाटेकर जी उन्हें बोलते हैं कि इन दोनों बॉक्स में से एक में किलर का फोटो है। उनमें से एक बॉक्स तो वो खोलता है, लेकिन दूसरा वो सुबह खोलने का वादा करता है, और अब जैसे ही सुबह होगी तो कातिल का पता भी चल जाएगा। तभी अक्षय कुमार नाना पाटेकर जी के बारे में सबको भड़काता है। वो कहता है कि कहीं यही तो कातिल नहीं है, और अगर है भी नहीं तो इन्होंने हमें बहुत ही परेशान किया है। तो मैं उस किलर को कहना चाहता हूँ कि तुम उन्हें मार डालो। अब ये सब होने के बाद सब सोने चले जाते हैं। तभी उनके कमरे में भी मास्क वाला आदमी आता है, और वो सबसे पहले तो नाना पाटेकर जी पर हमला करता है, और उसके बाद वो बॉक्स खोल के देखता है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था, बल्कि ये सब कातिल को पकड़ने की साजिश थी, और इस साजिश में नाना पाटेकर के साथ अक्षय कुमार भी शामिल था। अब उनके सामने कातिल का चेहरा आ चुका था, और वो थी माया। तभी इसमें और एक ट्विस्ट आता है। जब माया कह रही थी कि मैं कातिल नहीं हूँ, तभी उसके पीछे से उसके जैसा ही मास्क पहना हुआ आदमी आता है, और वो माया पर हमला कर देता है। लेकिन अब फिर से वही उलझन हो जाती है कि आखिरकार कातिल कौन है। जब वो उस पर हमला करता है तो वो वहां से भाग जाता है, लेकिन उसका चेहरा उसके सामने नहीं आता। अब जॉली 3 उसका पीछा करता है, और ऐसे ही पीछा करते करते वो किलर गिर जाता है, और उसके साथ उसका मास्क भी निकल जाता है। और अब वो वक्त आ गया दोस्तों, जब हमें उस असली कातिल का नाम पता चल जाता है, और आप सोच भी नहीं सकते कि असली कातिल कौन होगा। तो चलो अब बिना वक्त गवाएं मैं आपको उस कातिल का नाम बताती हूँ। और हाँ, उसके बाद भी वीडियो पूरा देखकर ही जाना, क्योंकि अभी सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है। तो वो और कोई नहीं बल्कि जॉली 2 यानी अभिषेक बच्चन, जो कि पूरी फिल्म में सोने का नाटक करता रहा, और अब उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि अब सबको पता चल गया था, और वो अब सब कुछ सच कबूल कर देता है। वो सबसे कहता है कि जब जॉली 3 को पता चला कि 69 बिलियन पाउंड्स का असली वारिस रंजीत डोबरियाल का बेटा है, और तभी उसे असली जॉली को ढूंढने की जिम्मेदारी जॉली 3 को मिली। फिर उसने पार्टी में एक लड़की के साथ प्लान बनाया कि मैं रंजीत डोबरियाल का बेटा बनकर वहां जाऊंगा, और मेरे साथ तुम मेरी बीवी बन के आना। लेकिन ये सब बातें उसने जिसको बताई वो जॉली 1 की असली गर्लफ्रेंड थी, इसलिए उसने जॉली 1 को सब बता दिया। लेकिन वो तो जॉली 3 के साथ जाने वाली थी, इसके जॉली 1 दूसरी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना के ले आया, इसीलिए जॉली 1 उसे सब कुछ बताना पड़ा। लेकिन जॉली 1 जिसे अपने साथ ले जाने वाला था वो असल में जॉली 2 की गर्लफ्रेंड थी।
इसलिए उसने ये सब बातें जॉली दो यानी मुझे बता दी। ये कहकर वो सब पर गोली तान देता है। अब जॉली दो सब पर गोली मारने ही वाला था, तभी अक्षय कुमार उस पर हमला कर देता है। इसी बीच उसकी गन नीचे गिर जाती है, लेकिन अब वहाँ उसके पीछे से जॉली एक आ जाता है, लेकिन उसको पता नहीं था कि किलर कौन है। तभी वो गन को उठाकर कातिल के हाथ में दे देता है और उसी से कहता है कि मार दो साले को जो कातिल है, उसने बहुत परेशान किया है। अब क्या, वो सीधा जॉली एक पर ही गन तान देता है। इसी दौरान माया जो जख्मी होने का नाटक कर रही थी, वो नाना पाटेकर जी पर हमला कर देती हैं, लेकिन वो बच जाते हैं और अब माया का सच भी सबके सामने आ जाता है। अब ये देखकर सब शौक हो जाते हैं। इसी बीच जॉली दो बताता है कि हम दोनों ने मिलकर ही ये प्लान बनाया था। हम दोनों में 50-50 की डील हुई थी। अब जब डीएनए टेस्ट की बात हुई, तब मैंने माया को मेरा डीएनए बदलने का काम दिया, लेकिन जब वो डीएनए बदलने गई तब उसे डॉक्टर ने देख लिया। इसी के कारण हमें उसे मारना पड़ा। और जब तीनों लड़कियों को लगा कि बेदी कातिल हैं, वहीं दूसरी ओर बेदी को समझ आ गया था कि माया ही असली किलर है, और फिर हमने उसे भी मार दिया। लेकिन वहीं अब दूसरी ओर जब डॉक्टर को माया ने मारा तब शिप के ड्राइवर ने उसे देख लिया था, इसलिए वो हमें ब्लैकमेल करने लगा और इसलिए हमने उसे भी मार दिया। तभी उसे समझ आता है कि उसने सीधा कातिल के हाथ में ही गन दे दी है। अब वहाँ बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। इसी बीच माया क्रूज का फैन चालू कर देती हैं और अब सबके सब उस फैन की ओर खींचने लगते हैं। वो सब बहुत कोशिश करते हैं बचने की। वहीं अब उस फैन को बंद करने नाना पाटेकर उससे लड़ते हैं। वो जैसे तैसे करके फैन बंद कर देता है, लेकिन वो जैसे ही संभलने ही वाले थे, तभी फिर से वो फैन चालू कर देती हैं। ऐसे कई बार होता है, लेकिन लास्ट में नाना पाटेकर और माया भी उसमें अटक जाते हैं। सब एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, लेकिन जैसे उस सब के हाथ छूटने वाले थे, तभी वहाँ और एक नए आदमी की एंट्री होती है और वो फैन बंद कर देता है। तब वो सब सोच में पड़ जाते हैं कि सब तो यहाँ हैं, तो हमें बचाया किसने। जब वो सामने आता है तो उसे कोई नहीं पहचानता। फिर वो बताता है कि मैं हूँ असली जॉली, रंजीत डोबरियाल का असली बेटा, इस जायदाद का असली वारिस। मतलब कि 69 बिलियन पाउंड्स का असली वारिस भी अब मिल चुका था, और किलर भी। और इसी के बीच हमें ये भी पता चलता है कि अक्षय कुमार एक निजी जासूस था, जिसे रंजीत डोबरियाल ने असली जॉली को खोजने के लिए काम पर रखा था। अब लास्ट में असली जॉली सबसे कहता है कि मुझे ये 69 बिलियन पाउंड्स नहीं चाहिए, और मैं यहाँ कोई जायदाद के लिए भी नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं खुद 169 बिलियन पाउंड्स का मालिक हूँ। तो आप सब मिलके 69 बिलियन पाउंड्स को आपस में बांट लो। ये सुनकर अब वे लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। पुलिस वालों के साथ सबको इसमें हिस्सा मिलता है, सिर्फ दोनों किलर को छोड़कर। अब उन दोनों कातिल को जेल हो जाती हैं, और साथ में अक्षय कुमार और रितेश देशमुख इन दोनों की उनके असली गर्लफ्रेंड के साथ शादी हो जाती हैं, और 1 साल बाद उन दोनों को प्यारे से बच्चे हो जाते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हाउसफुल 5B की पूरी धमाकेदार कहानी। और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हर सीन में हंसी, हर डायलॉग में मस्ती और हर मोड़ पर पागलपन भरा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि फिल्म का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगा। और ऐसे ही और फिल्मों की कहानी के लिए लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।